तीन मुख्तलिफ जमातें जिनसे रिटन एग्रीमेंट किए गए थे, जिन इत्तेहादियों को उन्होंने यकीन दिलाया है लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस तब्दील लाएंगे, तो उन्हें ऐसा करना चाहिए कि एमक्यूएम को इसराइल में हुकूमत बनाने की गुंजाइश मिल जाए। एमक्यूएम वहाँ भी जाकर के हुकूमत को ज्वाइन कर लेगी। फारूक सत्तार जो है वो बेचारे जाकर के लोगों की शादियों में और वो गाने गा करके अपनी थोड़ी बहुत टाइम पास कर ले रहे हैं। 3 महीने हो चुके हैं, अभी तक कोई गवर्नर नहीं है और गवर्नर के बिना ही हुकूमत चल रही है। अगर ये फैसला एमक्यूएम ने करना है तो एमक्यूएम कोई भी दूसरा नाम दे दे। पंजाब में कुछ तब्दील होने जा रहा है। बुज़दार इमरान खान के गुलाम थे, ये जाहिर है उनके गुलाम तो नहीं है लेकिन उनके खून है शहबाज शरीफ का। आपकी नजर में इन 20 सीट्स में से कितनी एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जीत सकती है? यकीन करें कि फिजा वो नहीं है कि पीटीआई स्वीप करे। शेख रशीद साहब तो ये कह रहे थे कि अगर धांधली हुई तो खूनी इलेक्शन होंगे, आगे नतीजा मानेगा नहीं। ये हमेशा हवाई बात करते हैं, हवा के घोड़े पे सवार होते हैं। ये हमेशा रावलपिंडी का हवाला दे करके अपने आप को मोतबर साबित करने की कोशिश कर रहे होते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अब पता चला के साथ मैं हूं मोहम्मद कामरान। आज के प्रोग्राम में बात होगी मुत्तहदा हुकूमत के मईशत से ज्यादा सियासत पर ध्यान देने पर, पंजाब में हमजा की वजारत आला को लाहक खतरात और मरियम नवाज के ज़िमनी इंतखाबात में किरदार पर। नाज़रीन, पंजाब में 20 सीटों पर ज़िमनी इंतखाब हुकूमत और अपोजिशन के लिए जिंदगी और मौत की जंग बन गया है। ये बयानिए और कारकर्दगी का मुकाबला है। एक तरफ लोटा बनने के दाग सीने पर सजाए अरकान हैं जो इस बार नून लीग की टिकट लेकर मैदान में उतरे हैं, और सियासत का सितम देखिए कि जो मरियम नवाज लोटों को घर में घुसकर मारने का दावा करती थी। खबर यह है कि अब वही इन लोटों की इंतखाबी मुहिम चलाएंगी। इन लोटों का मुकाबला पीटीआई और टीएलपी जैसी सियासी जमातों और आजाद उम्मीदवारों से है, मगर असल मुकाबला नून लीग और पीटीआई के दरमियान ही है। इंतखाबात से पहले धांधली के मुनज़्ज़म मंसूबों की वायरल वीडियो इलेक्शन कमीशन की जानिबदारी और पंजाब हुकूमत की बदनीयती के तो पोल खोल ही रही है, लेकिन जब करप्शन मुकदमात के मुलजिम ही ताकत और इख्तियारात का मंबा हो तो फिर फर्क क्या पड़ता है? हाँ, एक खतरा कल लाहौर हाईकोर्ट के फैसले से महसूस हो रहा है, मगर वाकिफान हाल का दावा यही है कि इक़्तिदार के पुजारी इस पर भी कारीगरी दिखाएंगे, क्योंकि यही इनकी सियासत की पहचान है। हाँ, जिस मामले पर सारी तजर्बाकारी धरी की धरी रह गई है वो सियासत नहीं बल्कि मईशत है। मुश्किल फैसलों और इस पर अवाम की खामोशी ने इंपोर्टेड हुकूमत के हौसले बढ़ा दिए हैं। इसलिए अब मिफ्ता इस्माइल भी बेखौफी से मजीद मुश्किल फैसलों की गजब ढाने में लगे हुए हैं। और ताज़ा खबर यह है कि पेट्रोल पर 50 रुपए लेवी आयद करने का ऐलान किया गया है, जिसका अगर हुकूमत निफाज कर देती है तो पेट्रोल की कीमत 284 रुपए फी लीटर तक जा पहुंचेगी। और सितम यह है कि अवाम पर इतने जुल्म तोड़कर भी आईएमएफ राजी नहीं हो रहा है। ताजा खबर यही है कि आईएमएफ ने नैब कानून में होने वाली तरमीम पर नजरसानी का मुतालबा किया है। यह मुत्तहदा हुकूमत पर बदएतमादी की इंतहा है कि कहीं कर्ज की रकम करप्शन की नजर ही ना हो जाए। आईएमएफ का दूसरा मुतालबा यह है कि पेट्रोल की कीमत हुकूमत मुकर्रर ना करे, बल्कि इसे आलमी मार्केट के मुताबिक मार्केट खुद ही मुकर्रर करे। इसके अलावा 1 जुलाई से बिजली 3 रुपए 80 पैसे महंगी करना भी आईएमएफ का मुतालबा है। एक तरफ ये मुतालबे हैं तो दूसरी जानिब इत्तेहादियों की धमकियां भी हैं, जो मनपसंद वजारतें और फंड्स ना मिलने पर हुकूमत को आंखें दिखाने में लगे हुए हैं। एमक्यूएम और बाप पार्टी के ख्यालात से क्या हुकूमत के हालात बदल सकते हैं, और क्या ये सिर्फ दबाव बढ़ाकर हिस्सा वसूल करने का पुराना तरीका वारदात है? इस पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के नहीं हैं, नज़ीर लगारी साहब और नूरुल आरफीन साहब। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले कि मैं कोई सवाल करूं, एमक्यूएम रहनुमाओं का आज ऐवान ज़ेरी में इजहार ख्याल करते हुए क्या कहना था? लगारी साहब, अगर सिंध हुकूमत की बात की जाए तो पिछले 5-6 महीने में 3 मुख्तलिफ जमातें जिनसे रिटन एग्रीमेंट किए गए थे, पीएसपी है, एमक्यूएम है और जमात इस्लामी है, और इनमें बाकी कुछ चीज़ें मुख्तलिफ हैं, लेकिन एक चीज़ जो मुश्तरक है वो सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट में तब्दीली है। क्यों सिंध हुकूमत तब्दीली नहीं करती है? ये ऐसा पूछ रहे हैं जैसे मैं सिंध हुकूमत को मैं चला रहा हूँ और मेरी मर्जी से फैसले हो रहे हैं। इसलिए कि सिंध हुकूमत अपने तौर पर बैठकर उनसे मुज़ाकरात करने चाहिए। जिन इत्तेहादियों को उन्होंने यकीन दिलाया है कि
सिंध लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस में हम तब्दीली लाएंगे, एक्ट में हम तब्दीली लाएंगे और उसे दोबारा पेश करेंगे, तो उन्हें ऐसा करना चाहिए। वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। और जो लोग ये दोस्त हमारे बोल रहे हैं, तकरीर कर रहे हैं, अच्छी तकरीर करते हैं और हमेशा जब भी गुफ्तगू करेंगे बहुत ही अच्छी करेंगे और उनका लहजा भी बहुत अच्छा होता है। लेकिन ये एक वक्त होता है, एक ख़ास ज़रूरत होती है, एक ख़ास माहौल होता है, एक ख़ास इन्वायरमेंट होता है, उसके दौरान ही वो लोग बात करते हैं इस तरह की बात। और जब उनको कहा जाता है कि इस तरह बोलें तो बोला जाता है, जब कहते हैं चल बैठ जाते हैं और एक दूसरे को बिठा भी रहे होते हैं। अच्छा नूरुल आरफीन साहब, एमक्यूएम को जिस तरह आप जानते हैं शायद ही कोई और जानता हो, तो आपसे जानना चाहूँगा, एक बात वैसे एमक्यूएम के बारे में मशहूर है कि या तो उन्होंने कोई बात जब मनवानी होती है तब वो इस तरह की बातें करते हैं, या फिर कहीं से कॉल आ जाती है तब वो इस तरह की बातें करना शुरू कर देते हैं। तो आपकी नज़र में इस बार भी कुछ इस तरह की बात है या फिर अब मामला कुछ मुख्तलिफ है और सीरियस है? मैं ये साउंड बाइट जो आपने चलाया मैं बिल्कुल नहीं सुन सका। इन्होंने कहा क्या था, ज़रा थोड़ा सा अगर मुझे आप अहाता कर दें। मैं बिल्कुल नहीं सुन सर, वो कहते हैं कि हमें वजारतों की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है, आप हमारे मुतालिबात माने। वजारतों की ज़रूरत नहीं है तो 30-35 साल से क्यों बैठ करके कराची को खा रहे थे? एमक्यूएम लंदन आज हुई है, वरना कल तो एमक्यूएम थी, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट कह लें आप उसको या कोई और नाम दे लें। 35 साल तक इक़्तिदार का हलवा किसने खाया है? मैं एमक्यूएम के बारे में बार बार कहता आया हूँ, आज दोबारा कह देता हूँ कि एमक्यूएम को इसराइल में हुकूमत बनाने की गुंजाइश मिल जाए, एमक्यूएम वहाँ भी जाकर के हुकूमत को ज्वाइन कर लेगी। एमक्यूएम का वाहिद मकसद सिर्फ इक़्तिदार में रहना है, उसको लापता अफराद से, अपने शोहदा से, अपने सो कॉल्ड साथियों से, अपनी माओ बहनों से कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। एमक्यूएम का वाहिद मकसद इक़्तिदार में रहना है और जिसके लिए एमक्यूएम ने अपने लोगों को न सिर्फ बलि चढ़वाया है बल्कि उसके बाद फिर उनकी गुमशुदगी और उनकी अमवात पर भी कॉम्प्रोमाइज़ किया है। क्या वजह है कि जब एमक्यूएम अपोजिशन में होती थी, जब इक़्तिदार के हलवे से महरूम होती थी तो उसे गुमशुदगान याद आते थे, तो उसे अपनी माएँ बहनें याद आती थी। जब इक़्तिदार में थे तब तो उनको ऐसा कोई ख्वाब नहीं आया था। 15,000 खिलाड़ी एमक्यूएम के किसने आउट करवा दिए? कोई ना कोई तो फरीक एमक्यूएम के सामने भी था ना। एमक्यूएम अकेले तो नहीं ये सब कुछ कर रही थी। एमक्यूएम ने उस वक्त क्यों कुछ नहीं कहा? एमक्यूएम और एमक्यूएम हकीकी की लड़ाई में हज़ारों नौजवान कराची के मारे गए। उसके बाद आज तक पीएसपी के साथ जो उनका रफड़ पड़ा हुआ है वो आप देख ही रहे हैं। फारूक सत्तार जो हैं वो बेचारे जा कर के लोगों की शादियों में और वो गाने गा करके अपनी थोड़ी बहुत टाइम पास कर ले रहे हैं। आज एमक्यूएम का हाल जो हुआ है वो ऐसे ही तो नहीं हो गया। कल तक कराची के एक इलाके से, बल्कि एक इलाके क्या, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। मेरे घर पे एक अमरूद वाला एक ज़माने में अमरूद देने आता था, वो MPA बना और मुत्तहदा की जानिब से बना अमरूद वाला। ज़ाहिर है कि उसका अंगूठा काम आता होगा ना फिर अल्ताफ़ भाई के। उसके बाद फिर सूरत ये आ गई कि लियाकताबाद में पथारों से भत्ता लेने वाला टाउन नाजिम वो भी जा कर के और रुकन कौमी असम्बली बना। ये कोई पहली दफ़ा तो नहीं है कि एमक्यूएम की ये इस तरह की सियासत सामने आई है। एमक्यूएम हमेशा टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल हुई है और एमक्यूएम का अपना वज़न कभी भी नहीं रहा है। एमक्यूएम को जिसने बनाया है, एमक्यूएम हमेशा उन्हीं के कहने पर तमाम कॉम्प्रोमाइज़ करती आई है। सर जल्दी से मैं लगारी साहब आपसे सवाल करना चाहूँगा, सिंध का गवर्नर अभी तक मुकर्रर नहीं हुआ है। एक लेटर की बुनियाद पर नसरीन जलील पर एतराज़ उठाए गए और अब 3 महीने हो चुके हैं, अभी तक कोई गवर्नर नहीं है और गवर्नर के बिना ही हुकूमत चल रही है। ये बहुत ही अजीब और तकलीफ दिल सूरत हाल है कि सिंध के अंदर ये सूरत हाल चल रही है। डॉक्टर अपना मोहतरमा नसरीन जलील के ऊपर जो भी एतराज़ आया है, ये बात फहम से बालातर है कि वो क्यों उनको नहीं बनाया जा रहा है। अगर उनको नहीं बनाना है तो फिर और दूसरा नाम देना चाहिए। अगर ये फैसला एमक्यूएम ने करना है तो एमक्यूएम कोई भी दूसरा नाम दे दे। उन्होंने तो पहले नाम दिए भी थे, खुद आमिर खान का नाम भी था और कई और लोगों के नाम भी थे। तो उनकी पार्टी में क्या अफराद की कमी है, क्या लोगों की कमी आई, लीडर्स की कमी है? बहुत से लोग हैं, जाकर वो गवर्नर के मनसब पर बैठ सकते हैं और वो जाकर हल्फ उठा सकते हैं। तो ये एक तकलीफ जो सूरत हाल है, अजीब सूरत हाल है और सिंध के साथ एक मजाक है कि हम बग़ैर गवर्नर के। और यहाँ पर यानी ये सवाल तो सूबाई हुकूमत को उठाना चाहिए कि जनाब ऐसा क्यों कर रहे हैं। और हमारे यहाँ वफाक जो है वो बाकायदा ऐलान करे, वफाक में बैठे हुए हैं और वफाक में बैठ कर भी वो इस तरह नहीं कर रहे हैं। खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये लेकर जाए मसला वफाक में, वज़ीर आज़म से जाकर बात करें, प्रेसिडेंट से जाकर बात करें और कहें कि जनाब कोई उम्मीदवार दें, कोई नामजद करें किसी को और जाकर उनको, क्योंकि यहाँ पर वफाक की लिंक होता है गवर्नर, वो लिंक मौजूद नहीं है।
सही है। अच्छा, और जो मौजूदा वो कायम मकाम गवर्नर हैं उनको तो कई जिम्मेदारियां करनी पड़ती हैं। उनको कायम मकाम गवर्नर की जिम्मेदारी करनी पड़ती है, फिर उनको जो स्पीकर की जिम्मेदारी करनी पड़ती है, फिर वो एक हाउस अरेस्ट पॉलिटिकल लीडर की जिम्मेदारी अदा करनी पड़ती है, फिर उनको हिसाब में पेशियों की जिम्मेदारी अदा करनी पड़ती है। वो क्या क्या करेंगे, वो तो इधर उधर घूमते फिर रहे हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि ये मनसब जो है ऐसा नहीं है कि इसको इस तरह से छोड़ दिया जाए। अब कुछ बात हम पंजाब की भी कर लेते हैं। कुछ लगता ऐसे है कि आधे तख्ते लाहौर पर हमजा शहबाज हैं और आधा तख्ता जो है वो खाली पड़ा हुआ है। लाहौर हाई कोर्ट ने भी एक अहम फैसला महफूज कर लिया है। कल इस हवाले से फैसला सुनाया जाएगा और अब सवाल ये उठता है कि इस फैसले का पंजाब हुकूमत पर किस तरह का असर पड़ेगा। अब जो इस हवाले से बात करेंगे, नूरुल आरफीन साहब, आप नई इलेक्शन होते हुए देख रहे हैं सीएम के पंजाब में? मैं इस हवाले से अभी फिल वक्त तो कुछ तबसरा नहीं कर सकता, मुझे नहीं लगता। लेकिन बहरहाल स्क्रिप्ट के मुताबिक अगर हुक्म हाकिम मर्ग मफाजात हो जाए तो भी क्या कहिए। लगारी साहब, आप क्या समझते हैं पंजाब के हवाले से? पंजाब में कुछ तब्दील होने जा रहा है या फिर ये प्रैक्टिस होगी एक और इलेक्शन की? और इलेक्शन होते हुए भी क्या आप देख रहे हैं? मैं यही देख रहा हूँ। अब लोग जो हैं वो इलेक्शन की तैयारियां, सारी पार्टियां लग ये रहा है कि उसकी तरफ जा रही हैं और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट भी वो चाह रही है कि एक ख़ास तारीख़ है, मखसूस तारीख़ है, उससे पहले इलेक्शन हो जाए और फिर जो नई हुकूमत आए वो उस ख़ास तारीख़ के लिए कोई बड़ा ऐलान करना है तो वो करे। तो अभी मुझे अगरचे मेरा अपना मौक़िफ़ ये है कि इलेक्शन अपने वक्त पर होने चाहिए, अगले साल होने चाहिए और अगले साल अगस्त के बाद ही होने चाहिए। तो ऐसा अगर होता है तो बहुत ही अच्छा होगा। और अगर तब्दीली होती है तो वो अब तक सुना रहे हैं ना हमारे जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब कि क्या कर लिया था आप लोगों ने मुझे हरा कर प्रोविंशियल असम्बली के इंतखाबात में। अगर मैं जीत जाता तो पंजाब की ये सूरत हाल ना होती। और जो पंजाब की ये सूरत हाल ना होती, जब शाह महमूद कुरैशी आज ही कह रहे थे, मुल्तान के इंतखाबी जलसे में कह रहे थे कि ये सूरत हाल ना होती, इसका मतलब ये होता है कि ये सूरत हाल PTI के ख़िलाफ़ पैदा हो गई है और इस वजह से पैदा हो गई कि शाह महमूद कुरैशी को नज़रअंदाज किया गया। शाह महमूद कुरैशी को ना हराया जाता जिस तरह हरवाया गया, और शाह महमूद कुरैशी अगर वज़ीर आला बनते जिस तरह से उनकी ख्वाहिश थी तो ज़ाहिर है उस्मान बुज़दार जैसे नताइज तो ना होते। तो अब चौधरी परवेज़ इलाही क्या नताइज दे सकते हैं ये मालूम नहीं है, लेकिन बहरहाल ये ख्वाहिश तो इस वक्त भी शाह महमूद कुरैशी की है कि आप चौधरी परवेज़ इलाही को हटा दें और मुझे लेकर आएँ और मैं जो है वो अपना डिलीवर करके देता हूँ। तो अब देखना ये है कि कहाँ तक सूरत हाल जाती है। और कल जो हम वो कर रहे हैं अदालती फैसलों का इंतज़ार, मुझे इंतहाई अफसोस है, दुख है, मलाल है इस बात का कि आइन कहता है कि इदारे अपने मसाइल को हल करें, लेकिन हमारे इदारे उठाकर मसाइल दूसरी तरफ ले जाते हैं और दूसरे इदारे के पास लेकर जाते हैं और अपने मसाइल को ठीक तौर पर नहीं हल कर पा रहे होते हैं। अब और अगर यही सिचुएशन, मैं कहता हूँ कि अगर यही सिचुएशन अगर अदलिया के सामने भी पेश आ जाए तो फिर अदलिया क्या करेगी? लेकिन अब ये सूरत एग्जीक्यूटिव के पास है, एग्जीक्यूटिव सूरत हाल को भुगत रही है और उसके सामने ये मसाइल रखे हुए हैं। हमारी तरफ से हर तरह की जो मलामत होती है वो भी इन्हीं को होती है और हर तरफ की सूरत हाल में जो दबाव भी होता है हर तरफ का वो भी इन्हीं पर होता है, अरकान पार्लियामेंट पर होता है। अब अगर आगे सिचुएशन का क्या बनती है इस हवाले से मैं आपसे एक और सवाल भी करूंगा, लेकिन नूरुल आरफीन साहब, अब पंजाब के वजीर आला हमजा शहबाज हैं, इससे पहले बुज़दार साहब हैं, कंपैरिजन किया जा सकता है या आप कहेंगे कि दोनों की कारकर्दगी जो है वो बहुत ही उम्दा चल रही है इन अ नेगेटिव वे? बुज़दार इमरान खान के ग़ुलाम थे, ये ज़ाहिर है उनके ग़ुलाम तो नहीं है लेकिन उनके खून है शहबाज शरीफ का और नवाज़ शरीफ का। फ़र्क बाकी अभी तक काम उन्होंने क्या किया है, काम वाम तो अभी तक कोई सामने नहीं आया। अभी तक तो सिर्फ हवाई फायरिंग ही हो रही है दोनों तरफ से, उसने ये कर दिया उसने वो कर दिया। कभी अता तारड़ कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कभी मरियम औरंगज़ेब कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देती है, कभी इमरान खान के बारे में लेने लगते हैं कि इमरान खान ने ये किया, कभी कहते हैं कि हम गद्दारी का मुकदमा कायम करेंगे। काम वाम तो अभी करने की पोजीशन में कोई आया ही नहीं है। काम क्या किया है, सिर्फ वो वन डिश का नोटिस लिया था हमजा शहबाज ने, उसके बाद से अभी तक तो मैंने सच कोई नहीं देखा। हाँ, वो ये गाना भी मैं नहीं गा सकता, आ जाते हैं अखियाँ उड़ीक दियाँ, मुझे पता है इन तिलों में तेल नहीं है। हमजा शहबाज और उस्मान बुज़दार कोई भी हो
बिसात जहाँ से खेली जा रही है, जब तक वहाँ से इजाज़त नहीं होगी तब तक कोई परफॉर्म नहीं कर सकता। और काम करने की लगारी साहब जो बात कर रहे हैं, क्या काम करने का मौका भी मिल रहा है? क्योंकि अगर इलेक्शन हो जाते हैं और सूबाई असम्बली के अंदर दोबारा से काउंटिंग होती है और उसके बाद दोबारा से हमजा शहबाज आ जाते हैं, फिर 20 सीटों पर जो ज़िमनी इंतखाबात हैं, उसके बाद जो एक नई सूरत हाल बनेगी, दोबारा से कहते हैं कि जी हमजा शहबाज साहब दोबारा से काउंटिंग करवाएं और एतमाद का वोट लें, तो सूरत हाल फिर तो इन्हीं में ही फंसी रहेगी। आम आदमी की बात कब होगी और कहाँ पर होगी? देखिए, ये दिलचस्प सूरत हाल पैदा की गई है। नूरुल आरफीन साहब ने इस तरफ इशारा भी किया है। मैं ये कहता हूँ कि जब ऐसी सूरत हाल पैदा कर दी जाती है और पैदा करने वाले ताकत के मराकज़ जब ऐसी सूरत हाल को पैदा करते हैं और जहाँ जहाँ भी हैं, जिस जगह पर भी हैं, जिस मकाम पर भी हैं, जब वो इस सूरत हाल पैदा करते हैं तो पीछे इंजॉय कर रहे होते हैं कि देखा अब ये फंसे हैं, अब इन सब का मुँह काला होगा, अब देखना ये किस तरह से एक दूसरे के जो है पीछे पड़ेंगे, कौन किसके आगे जाएगा। ये एक सूरत हाल है और ये सूरत हाल आमदन पैदा की गई है, अमलन पैदा की गई है और हमारे सामने है। ये जिस तरह के सियासी फैसले आते जा रहे हैं और हो रहे हैं, तो उसमें कोई भी गुल खिल सकता है, इसमें कौन सही सी बात है। और सियासतदान बेचारे, हमारे मरहूम जनाब अताउल्लाह मेंगल ने कहा था कि इक़्तिदार उन्हीं के पास है जिनके पास मौजूद है, इक़्तिदार उनसे कोई भी नहीं ले सकता है। बस सियासतदान होते हैं, अपना मुंह आगे कर लेते हैं, उनके हाथ में एक तबाह है, उनके ऊपर वो तबाह फेरने की कोशिश की जाती है। तो अब ये अगर सूरत हाल है तो फिर किस तरह से जाकर जो है कोई हुकूमत में जाकर बैठेगा। तो जब आप इक़्तिदार किसी के हवाले भी करें तो कम से कम उसको तो पता चले कि मैं इक़्तिदार में हूँ या नहीं हूँ। नूर आरफीन साहब, अब परवेज़ इलाही को इस सारी सूरत हाल में आप कहाँ पर देख रहे हैं? आप समझते हैं कि अगर सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ होती है और स्क्रिप्ट में कहीं पे किसी जगह पे परवेज़ इलाही को भी आप देखते हैं अपनी पूरी पार्टी को दो हिस्सों में तकसीम करवा चुके हैं, भाई एक बात करते हैं, कज़न एक बात करते हैं, फिर वो खुद कुछ और बात करते हैं। परवेज़ इलाही जिसकी नौकरी कर रहे थे उसकी उजरत उनको खासी मिल चुकी है, वज़ीर आला भी रह चुके, स्पीकर भी रह चुके और न जाने क्या क्या कुछ रहने के मुतमन्नी है। लेकिन बस हो गया, ठीक है, इतना खेल बहुत होता है। उसके बाद फिर जाहिर है कि नए लोगों की ज़रूरत पड़ती है। पुराने घोड़े पर ज़्यादा सामान भी नहीं लादा जा सकता, ना वो सवारी के ही काम रहता है। ठीक है, इनका रोल जितना था इन्होंने कर दिया, उसके बाद अब ये खज्जल हो रहे हैं। मैं इनको इससे ज़्यादा नहीं देखता जितना इन्होंने अपने करियर के साथ, अपने पॉलिटिकल करियर के साथ, बल्कि अपने रिच पॉलिटिकल करियर के साथ ख़ुद खिलवाड़ किया है, उतना मुझे नहीं लगता कि किसी और को मैंने करते देखा होगा। और वो भी गुजरात के चौधरियों के हवाले से, उनके ख़ानदान के हवाले से उनका एक नाम था, उनकी एक बहरहाल एक तौक़ीर थी, एक रिट थी, कहीं ना कहीं उनकी एक जो है वो इस्तेमालात भी थे। ऑब्वियसली इसमें छुपाने की क्या बात है। अब मुझे नहीं लगता कि वो इस्तेमाल के मज़ीद काबिल रहेगा। गारी साहब, आप समझते हैं कि जो चौधरी बरादरान हैं सबसे ज़्यादा इस सारी सूरत हाल का अगर पंजाब में किसी को नुकसान हुआ है तो वो चौधरी बरादरान रहे हैं। जो भाई हैं वो भाइयों के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं, कज़न्स हैं एक दूसरे के ख़िलाफ़ हो गए हैं, पार्टी दो हिस्सों में तकसीम होती नज़र आ रही है। तो ये भी आपको ऑर्गेनिक लगती है या फिर ये भी कुछ एक्ट चल रहा है, गुड कॉप एंड बैड कॉप चल रहा है? कुछ नहीं है, ये सारी खबरें जो है ना यहाँ से आती हैं। हम लोग समझ रहे होते हैं कि ये खबरें जो हैं वो हम ले रहे हैं। हाँ, ये जब वो मूवमेंट शुरू हुई मरगला की तरफ, पहाड़ियों की तरफ, मनीगाला की तरफ, जनाब चौधरी परवेज़ इलाही की, उससे एक रात पहले तो तय था कि वही वज़ीर आला होंगे। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर ये मौजूदा सूरत हाल होती और उनके अपने इंटैक्ट भी होते और फिर उसके बाद अगर ये इस तरह से वो जीत कर चीफ मिनिस्टर बने होते तो ये सारी सूरत हाल उनके साथ पेश ना आती। लेकिन वो चले गए हैं, ठीक है, अब उनने कर लिया, अब ख़ानदान भी मुनक़सिम हो गया है। लेकिन चौधरी शुजात हुसैन अब भी ये कह रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर के लिए हमारे उम्मीदवार चौधरी परवेज़ इलाही हैं। वो घर से वज़ीरात आला को जाते हुए देखना नहीं चाहते हैं। लेकिन अब हालात क्या ऐसे हैं, क्या जो हमारी मुक़्तदरा है वो ये चाहेगी कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब आकर ये मनसब? आपको क्या लगता है, आप वैसे मौजूदा सिनेरियो में कहीं पर भी परवेज़ इलाही का मजीद कुछ किरदार देखते हैं? नूरुल आरफीन को तो कहीं नज़र नहीं आ रहा, आपको क्या नज़र आता है? नहीं, मेरा ख्याल है कि उनका किरदार वैसे बनता नहीं है, बनाया जाए तो किसी का भी बना दिया जाए। अच्छा, फिलहाल आपको लगता नहीं है। ऑलराइट, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो कुछ ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से बात करेंगे। 20 सीटों पर ज़िमनी इंतखाब भी होना है और मरियम नवाज़ जो हैं वो अब उन लोटों की तरफदारी करेंगी, उनके लिए मुहिम चलाएंगी जिनको उन्होंने घर में घुस के मारना था। इस हवाले से बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हाज़रीन, आप हमारे साथ रहिएगा।
अब पता चला। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। अब कुछ बात करेंगे पंजाब में होने वाले ज़िमनी इंतखाब के हवाले से, जो कि ज़िंदगी और मौत की जंग बनता जा रहा है। और अब इत्तलात यही हैं कि मरियम नवाज़ खुद लीड करेंगी इस इंतखाबी मुहिम को। लगारी साहब, आप क्या समझते हैं, कोई अपसेट होती हुई देख रहे हैं इन ज़िमनी इंतखाबात में? आपकी नज़र में इन 20 सीट्स में से कितनी एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जीत सकती है? एक तो इंतखाबी स्ट्रेटजी होगी, उनकी अपनी हिकमत अमली होगी, और किस तरह से इंतखाबी किस तरह से जाती हैं सारी पार्टियां। यानी ये सिर्फ ये नहीं है कि लेकिन असल मुकाबला PMLN और PTI के दरमियान है कि वो किस तरह से जाते हैं। अभी शुरू में आपने बात की थी कि वो तो कह रहे थे कि हम अपने घर, उनके लोटों के घरों में घुसकर उन्हें जाकर मारेंगे। तो ये तो अपने लोटों के घरों में घुसकर मारने की बात हुई थी ना, दूसरों के लोटे अब उनकी तरफ आ गए। दूसरों के लोटे जो हैं वो तो सबको अच्छे लगते हैं और उनको कोई नहीं मारता है। उनमें से कई तो खुद उम्मीदवार हैं, PMLN से टिकट लेकर इलेक्शन लड़ रहे हैं, और बाकी जो हैं वो अपने ज़ोर पर इलेक्शन लड़ रहे होंगे, और PTI ने अपने नए उम्मीदवार वहाँ पर दिए होंगे। आप यकीन करें कि फ़िज़ा वो नहीं है कि PTI स्वीप करे। इस वक्त ये सूरत हाल है। शाह महमूद कुरैशी को बाकायदा कैंप लगाकर वहाँ बैठना पड़ रहा है, जबकि वो खुद अपनी पार्टी के उम्मीदवार से हारे थे। उनको जहांगीर तरीन ने उनके मुकाबले में एक उम्मीदवार डाला था और उनको हरवाया था, और अब भी वो इस बात से डर रहे हैं कि उनको इलेक्शन जो है वो फिर हारना पड़ सकता है कि अपने बेटे को वहाँ पर उन्होंने खड़ा किया है। आसरा अब भी यही है कि शायद वो जीत जाएँ तो अपनी पार्टी से कह सकें कि अब तो मुझे आजमाने का मौका दो कि मैं जाकर लाहौर में जो है चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट के लिए कंटेस्ट करूं। शाह महमूद कुरैशी का कैंप करना ये लगता है, और किसी और इंतखाबी मुहिम में हिस्सा ना लेना, ये लगता है कि पार्टी के इतने बड़े लीडर जो हैं वो इस तरह से वो कर रहे हैं। अब जब मरियम नवाज़ निकलती हैं इंतखाबी मुहिम के लिए, तो मरियम नवाज़ एक डायनामिक लीडर के तौर पर उभरी हैं। इन पिछले जो ये 3-4 साल हैं वो एक लीडर के तौर पर उभरी हैं, और तमाम तार इल्ज़ामात के बावजूद, तमाम तार पाकिस्तान की सियासत की जो भी खराबियाँ, मैं उनको सबको समझता हूँ कि हैं मौजूद, और ये उन्हीं ताकतवर मराकज़ ने पैदा की हैं इस तरह की चीज़ें जो आगे भी चला रही हैं सूरत हाल को। ग्राउंड सिचुएशन के मुताबिक वो एक बेहतर उस पोजीशन में होंगी, क्योंकि PTI का जोशो खरोश 25 मई के बाद से अब वो नहीं रहा है, और अब उस तरह की सूरत हाल भी नहीं है, और दिन ब दिन जो है ये सूरत हाल और उनकी पसपाई की तरफ जा रही है। अच्छा नूरुल आरफीन साहब, ये ज़रूर आपसे पूछूंगा कि किसकी पोजीशन तगड़ी आपको पंजाब में नज़र आती है, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और PTI में कितनी सीटें तकसीम हो सकती हैं। लेकिन जो लोटों की बात की लगारी साहब ने, अब लोटे अगर आपके पास हैं तब तक सही हैं, दूसरों के पास जाएंगे तब लोटे बुरे हैं। इन लोटों का क्या खात्मा हो सकता है? आधे घंटे में हो सकता है। करने वाले का कैरेक्टर होना चाहिए पाकिस्तान में, पाकिस्तानी सियासत में है। आपको याद होगा यहाँ पे ही नवाज शरीफ कितनी मरतबा अपनी पार्टी को, अपनी पार्टी रहनुमाओं को, अपने लोगों को डिच करके फ़रार हुए हैं। आपको याद होगा इमरान खान साहब तब्दीली के लिए कितनी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें करके, और उसके बाद 3.5 साल इक़्तिदार गुजार करके चले भी गए, थक भी गए, और अब उनके वोटर सपोर्टर्स जो है इमरान खान को सदी का सबसे बेहतरीन रहनुमा ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और टिकटॉक और पता नहीं किस किस पर साबित करने की कोशिशों में लगे हुए। करते रहिए आप। ग्राउंड रियलिटी वो है कि जो अभी लगारी साहब ने फरमाया कि थकन आसाब पर तारी हो चुकी है। कितना रेजिस्ट करेंगे आप, कितनी रिजेंटमेंट शो करेंगे? इनफ इज़ इनफ, अब इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। दूसरी तरफ सिंध की अगर आप बात कर लें, सिंध में पीपल्स पार्टी है, MQM है, वो भी इस एक ऐब से मुबर्रा नहीं है, क्योंकि नज़रिया ज़रूरत उन पर भी लागू होता है। नज़रिया ज़रूरत उन पर भी लागू होता है। उनके पास भी ऐसे लोग हैं जिनको वो चाहते हैं कि डिसोन कर दें, लेकिन क्या करें, शुमी किस्मत, अभी इस वक्त ऐसा नहीं है। दोनों पार्टियों में क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन है, ऐसे लोग मौजूद हैं जो बाकायदा यानी वज़ीर आला सिंध को पसंद नहीं करते, लेकिन उसके बावजूद भी अभी फ़िलहाल चेन ऑफ कमांड में बंधे हुए हैं, यूनिटी ऑफ कमांड के तहत चुप करके कड़वा घूंट पी रहे हैं। ये होने को सब काम हो सकते हैं, करने वाला चाहिए, साहिब किरदार कोई आदमी होना चाहिए, और ये फ़िलहाल नज़रियाती बातें जो हैं वो फजूल हैं।
पाकिस्तानी सियासत में, इसलिए ऐसा होने का इम्कान दूर दूर तक नहीं है। अच्छा लगारी साहब, अब गुज़श्ता रोज़ मैं सुन रहा था मलिक अहमद खान साहब को, तो वो तो कह रहे थे कि 18 सीटें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पक्की हैं, 2 सीटों पर हमारा पीटीआई से मुकाबला है। इससे पहले मैं सुन रहा था जो इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ हैं शहबाज गिल साहब कह रहे थे कि ये तो सारी डन डीलें हैं। पहले उन्होंने कहा कि 6 हमें देंगे पीटीआई को और बाकी सीटें जो हैं 14 वो नून लीग को मिलेंगी। अब 10-10 की बातें गुज़श्ता रोज़ वो कर रहे थे। अब जब इस तरह की बातें होना शुरू हो जाती हैं तो हमारा जो इलेक्टोरल सिस्टम है उस पर आम आदमी का एतमाद किस हद तक रह जाएगा? मुझे अफसोस है, आपने बहुत अहम सवाल उठाया है और ये दुख है, ये आज का दुख नहीं है। मेरे सामने पाकिस्तान में बालिग दही की बुनियाद पर सबसे पहले इंतखाबात मेरे सामने हुए 1970 के इंतखाबात। मैं नार्थ नाज़ाबाद में रहता था और यहाँ पर भी मैंने इंतखाब की एक एक चीज़ देखी थी। उस रात को बैठकर मैंने जो रिज़ल्ट बनाए थे, रिज़ल्ट लिखे थे, उन रिज़ल्ट्स के मेरे पास अब भी वो नोट्स मौजूद होंगे और सूबाई असम्बली के 10 दिन के बाद हुए थे वो भी हमारे सामने होंगे। फिर यहाँ पर किस तरह से सियासत का नक्शा बदला गया, फिर यहाँ से किस तरह से सियासत में जो खेल है उसको ख़राब किया गया, किस तरह से मैनेज किया गया सियासत को, किस तरह से सियासत को मैनिपुलेट किया गया, किस तरह से सियासत में इंजीनियरिंग की गई। ये सारी चीज़ें हमारी नज़रों के सामने हैं। 1970 का इलेक्शन, 77 का इलेक्शन, 85 का इलेक्शन, 88 का इलेक्शन, 90 का इलेक्शन, 93 का इलेक्शन, 97 का इलेक्शन, 2002 का इलेक्शन, ये जो आपके सामने हो रहे हैं ये आज के इंतखाबात हैं। मैं तमाम इंतखाबात में एक एक सीट पर आपको बता सकता हूँ कि कहाँ पर किसके साथ कैसे ज्यादती की गई और कैसे जीते हुए लोगों को हरवाया गया, कैसे हारे लोगों को जितवाया गया। ये होता रहा है, इस मुल्क के अंदर कोई नई बात नहीं है और ये वही कर रहे हैं जो चाहते हैं कि सियासतदान इसी रिपुटेशन के साथ मौजूद रहें और इससे ज़्यादा उनकी किसी की तौकीर नहीं होनी चाहिए, किसी की इज़्ज़त नहीं होनी चाहिए। और अगर किसी के पास इज़्ज़त हो तो 6 दिन की या 6.5 दिन की या 6.25 दिन की, इससे ज़्यादा किसी को इज़्ज़त नहीं मिलनी चाहिए। अच्छा नूरुल आरफीन साहब, अब जो बातें लगारी साहब कर रहे हैं ऐसा होता रहा है, इससे पहले हम सब ने देखा, तारीख का हिस्सा रहा है, लेकिन इस बार कुछ आपको मुख्तलिफ वैसे दिखता है। शेख रशीद साहब तो ये कह रहे थे कि अगर धांधली हुई तो खूनी इलेक्शन होंगे, आगे नतीजा मानेगा नहीं और चीज़ें बहुत आगे ख़राब हो जाएंगी। ऐसी कुछ आप सूरत हाल होती देखते हैं ख़ास तौर पर मौजूदा सिनेरियो में? शेख रशीद को ज़हनी इलाज की ज़रूरत है। पाकिस्तानी कौम को चंदा करके इन साहब का इलाज कराना चाहिए। मैंने जब से मैंने काम करना शुरू किया है, मैंने आज तक इस एक आदमी की एक भी प्रेडिक्शन सही साबित होती नहीं देखी। ये हमेशा हवाई बात करते हैं, हवा के घोड़े पे सवार होते हैं, ये हमेशा रावलपिंडी का हवाला दे करके अपने आप को मोतबर साबित करने की कोशिश कर रहे होते हैं। इससे पहले इन्होंने कहा था कि इमरान खान को अगर हटाया तो खूनी इनकलाब आएगा, आ गया था। इससे पहले इन्होंने कहा कि इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद नहीं आई, तहरीक अदम एतमाद नहीं आई। शेख रशीद क्यों छुपे बैठे हुए हैं वहाँ पे? अजीब इस किस्म के मस्खरे, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, हमारी सियासत में इस किस्म के गैर संजीदा कैरेक्टर्स और उनकी मूशगाफियाँ, और इसको अगर डिस्कस भी करें तो मैं समझता हूँ पाकिस्तानी सियासत की जो बची कुची इज्जत है वो भी चली जाएगी। इसलिए बेहतर है कि इस सवाल को दफा दूरी कीजिए। अच्छा लगारी साहब, आपको वैसे कुछ मूवमेंट दिखाई देती है, कुछ मुख्तलिफ दिखाई देता है? आपने सारी तारीख को अपनी आंखों से देखा है, इलेक्शंस को अपने सामने होते हुए देखा है, इस बार कुछ आपको मुख्तलिफ नज़र आ रहा है होता हुआ? जो मुझे तकलीफ दे लग रहा है वो ये है कि अब इनकी ना तजर्बाकारी खुल रही है, हालांकि उनका तजर्बा बहुत तवील है, लेकिन अब जो ओवर कॉन्फिडेंस होना है इनका, हमारी मुक्तदरा का, वो खुलकर सामने आ रहा है और वो समझ रहे हैं कि ये पुराना जो लिबास है वो नए जिस्म पर फिट आएगा। मुझे नहीं लगता है। आपका जो जिस्म बना है वो नया है, इस मुल्क का, इस मुल्क का नहीं, इस कौम का, लोगों का एक नई रूह आई है। और आपको पता है कि कितनी बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो पढ़ कर आ रहे हैं और अब शायद इस्टेब्लिशमेंट के ये पुराने चोले चलेंगे नहीं। अब चलाना चाहें तो चलाएं, लेकिन जितनी ताकत से चलाएंगे फिर चीज़ें रिटेलिएट करेंगी। ये क्या बात है कि जिसको पालते हैं, पोसते हैं, गमले में परवान चढ़ाते हैं, फिर वो उठकर सबसे पहले उन्हीं के ऊपर चढ़ाई कर देता है। आज भी यही सूरत हाल है। ठीक है, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, नाज़रीन ब्रेक लेंगे और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो एक लगारी सब पर भारी में हम बात करेंगे। कराची का हल्का है, NA 245 इस हवाले से बात करेंगे। कौन सा कैंडिडेट तगड़ा है,
इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। अब पता चला। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद और एक लगारी इसी में बात करेंगे। आज कराची का हल्का है NA 245 जिस पर ज़िमनी इंतखाब होने जा रहा है और आपको बताते चलें कि मरहूम आमिर लियाकत की वफ़ात के बाद ये नशिस्त खाली हुई थी। लगारी साहब, इस नशिस्त पे कौन सा कैंडिडेट बहुत तगड़ा है? देखिए, ये बहुत दिलचस्प सूरत हाल है और ये हल्का भी इंतहाई दिलचस्प है। जो 2002 के इलेक्शन में इस हलके का बेशतर हिस्सा उस वक्त एक दूसरे हलके में था, क्योंकि हल्का बंदियों में तब्दीली के बाद जो है वो अब हलके की पोजीशन वो नहीं रही है। लेकिन 2002 में यहाँ से मोहम्मद हुसैन मेहनती साहब ने इलेक्शन जीता था और इसके बराबर में जो इस हलके का दूसरा बड़ा हिस्सा जो है वो अब एक 245 में आ गया। यहाँ से भी जमात इस्लामी के कैंडिडेट ने बहुत कम मार्जिन से, मेरे ख्याल में चंद सौ वोटों से शिकस्त खाई थी MQM से। और उनके और जमात इस्लामी ने ये भी हुआ था कि गुलशन इकबाल की सीट जीती थी और बहुत अहम सीट थी और MQM के होते हुए जीती थी। और उसके अलावा महमूदाबाद के इलाके से सीट जीती थी और वो भी MQM के होते हुए जीती थी। 6 सीटें MMA ने जीती थी और औरंगी टाउन से जीती थी जमात इस्लामी। लेकिन जमात इस्लामी उसके बाद कई इंतखाबात में जब बाइकाट के मुहिम पर चली है तो उसने अपने वोटर के साथ अपना ताल्लुक़ कमज़ोर कर दिया है। अगर आज भी मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त भी अगर डॉक्टर नईमुर रहमान जो जमात इस्लामी के अमीर हैं यहाँ से लड़ रहे होते इलेक्शन तो एक टफ टाइम देने वाले उम्मीदवार थे, बहुत टफ टाइम देते और वो जीतने की पोजीशन में भी आ सकते थे अगर वो लड़ रहे होते। लेकिन वो ज़ाहिर है वो इस हल्के से इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं। ये हल्का डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के इंतकाल के बायस खाली हुआ है। डॉक्टर आमिर लियाकत ने 56,615 वोट लिए थे और उनके मद्दे मुकाबिल जो दूसरे नंबर पर आने वाले उम्मीदवार थे वो डॉक्टर फारूक सत्तार थे। डॉक्टर फारूक सत्तार ज़ाहिर है एक ज़माने में बहुत अहम शख्सियत के तौर पर रहे हैं और वो जहाँ से भी इलेक्शन लड़े जीते हैं और MQM की तरफ से पहले मेयर भी वो बने थे। लेकिन 20,000 वोटों के फ़र्क से वो हारे थे और उन्होंने 35,247 वोट लिए थे। फिर तीसरे नंबर पर जो है तहरीक लब्बैक थी, चौथे नंबर पर MMA थी, PMLN और पीपल्स पार्टी जो हैं वो 5वें और 6ठे नंबर पर थी और PSP 7वें नंबर पर थे। और PSP के उम्मीदवार भी ऐसा नहीं है कि राह चलते उम्मीदवार थे, डॉक्टर सगीर थे जो कई बरसों तक सूबाई वज़ीर भी रहे। बाकी उम्मीदवारों के अगर जिक्र किया जाएगा तो लगेगा कि जनाब वो तो बेचारे इलेक्शन लड़ ही नहीं रहे थे। तो अब जो सूरत हाल है वो ये है कि ये हल्का इस वक्त ईसा नगरी, PIB कॉलोनी, लसबेला चौक, गार्डन ईस्ट, पारसी कॉलोनी, लाइन्स एरिया, बल्तिस्तान सोसाइटी, सिंधी मुस्लिम हाउसिंग सोसाइटी, PECA सोसाइटी, ब्लॉक 2 और ब्लॉक 6, सेंट्रल जेल, जमशेद क्वार्टर, खुदादाद कॉलोनी, आमिल कॉलोनी, शिकारपुर कॉलोनी और बनोरी टाउन पर मुश्तमिल है। और ये बहुत ही अहम है। ये मैं समझता हूँ कि ये इलेक्शन जो है ये साबित करेगा कि कराची के आइंदा इंतखाबात का रुख क्या होगा। यहाँ से 2 उम्मीदवार हैं और एक उम्मीदवार को तो मैं बहुत काबिल ज़िक्र समझता हूँ, मेरी पसंद या नापसंद से कता नज़र डॉक्टर फारूक सत्तार एक मजबूत उम्मीदवार हैं। अभी भी इनके बात ये हो रही है, MQM कह रही है कि हमारे पतंग के निशान पर इलेक्शन लड़ें और वो ये कह रहे हैं कि जी मुझे आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर सपोर्ट करें। और दूसरे उम्मीदवार जो होंगे वो PTI के मौलवी साहब होंगे, महमूद मौलवी, और वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। और PTI का इसलिए नाम ले रहा हूँ मैं क्योंकि ये सीट PTI के पास थी। PTI के पास 14 सीटें थी और कराची के शहरी के तौर पर मुझे बहुत कम दोस्तों के नाम मालूम होंगे जो अरकान असम्बली मुंतखब हुए थे कौमी और सूबाई के। लेकिन आप मुझे अगर कहेंगे कि मैं आप 50 साल पहले के अरकान असम्बली के नाम बताएं तो मैं आपको तमाम लोगों के नाम बता दूंगा। अब ये लोग जो कामयाब हुए इनके लोगों के सामने इनका फेस नहीं है। अब देखते ही हैं कि यहाँ PTI की पोजीशन क्या है, मुझे वो पोजीशन नहीं लग रही और किसी पार्टी की कोई पोजीशन नहीं लग रही है। अब शख्सियात का इलेक्शन होगा कराची में, जब आने वाला इलेक्शन होगा और ये इलेक्शन भी शख्सियात का इलेक्शन होगा। वो ये देखते हैं कि डॉक्टर फारूक सत्तार क्या पोजीशन हासिल करते हैं और उनके मुकाबले में अगर जो मुकाबले के उम्मीदवार होंगे वो PTI के होंगे क्योंकि वो सिटिंग MNA इस हल्के से थे, और फिर तारीक लब्बैक होगी वो इस हल्के से बहुत उसको कंसीडर किया जा सकेगा।
उसके अलावा मुझे समझ में नहीं आता है, अगर MQM अपना कैंडिडेट लाती है तो मेरे ख्याल में सीट को हारने के ही बराबर समझा जाएगा कि वो हारने के लिए अपना उम्मीदवार ला रहे हैं। अब 27 जुलाई को ही पता चलेगा कि ये फतह का हुमा किसके सर पर बैठता है। आरफीन नामा की जानिब बढ़ेंगे और आरफीन नामा में आज कुछ बात करेंगे हम बिजली के बहरान के हवाले से जो कि मुल्क भर में जारी है, और सितम बाले सितम यह है कि इस पर एहतजाज करने वालों पर सीधे सीधे शेल फायर किए जाते हैं। आरफीन साहब, आपने कभी देखा है कि बिजली की बंदिश पर एहतजाज किया जा रहा हो और पुलिस इस तरह उन पर शेल फायर कर रही हो? देखा तो मैंने बहुत कुछ नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो सब कुछ होता ना हो। बिजली बहरान मज़ीद संगीन हो गया है। रियासत और हुकूमत दोनों तमाशा देखने में मसरूफ़ हैं और यही वो मैक्सिमम है जो आप कर सकते हैं इस एक सूरत हाल में। मुल्क भर में बिजली का बहरान 8000 मेगावाट के हवाले तक पहुँच चुका है और इस वक्त मुसद्दिक मलिक साहब का एक बयान मेरे सामने मौजूद है। फरमा रहे हैं जुलाई के बाद 15 जुलाई के बाद लोड शेडिंग पर काबू पा लेंगे। पूछना यह था कि मुसद्दिक मलिक उस एक आदमी का नाम बताएंगे कि जिससे हम 14 जुलाई तक रब्ता करके और बिजली की लोड शेडिंग के हवाले से अपना एहतजाज रजिस्टर कराएं। खुर्रम दस्तगीर ऑन एयर हुए और खुर्रम दस्तगीर ने तकरीबन महीना भर पहले ये कहा था कि पिछले महीने की 10 तारीख तक तमाम मामलात काबू में आ जाएंगे। पिछले महीने की 10 तारीख आई और हवा हो गई और अब एक नई तारीख दे करके तारीख में अपना नाम रकम करा रहे हैं वो जिनके पास जहर खाने तक के लिए पैसे नहीं थे। मुसद्दिक मलिक साहब फरमाते हैं कि लोड शेडिंग की एक बड़ी वजह डैम्स में पानी की कमी, दूसरी वजह आलमी मंडी में LNG की कमी और कोयले का महंगा होना है। गोया गई भैंस पानी में। जब तक ये तीनों काम नहीं होंगे, जब तक अल्लाह मियाँ जो है वो बरसात नहीं करेंगे, तब तक कराची के, मुल्क के, इस्लामाबाद के, लाहौर के, फलाने के, ढिमकाने के लोगों को आप पाकिस्तान का शहरी होने की सज़ा देते ही रहेंगे। और चूँकि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है तो इसलिए अवाम को ना गैस मिलनी चाहिए, ना पानी, ना सेहत आम्मा की सहूलियात और बिजली तो कतई तौर पर नहीं मिलनी चाहिए। मुसद्दिक मलिक साहब फरमा रहे थे कि वज़ीर ख़जाना से दरख्वास्त करूंगा कि मौजूदा बहरान से निमटने के लिए के इलेक्ट्रिक के लिए रकम रिलीज़ करें। अगर ये के इलेक्ट्रिक की हिमायत में बयान ना दाखते तो मैं इन्हें वज़ीर मानने से ही इनकारी होता। अगर ये शुयूख की ग़ुलामी ना करते, उनकी चाकरी का हक अदा ना करते तो मैं इनको वज़ीर मानने से ही इनकारी होता। लेकिन थैंक गॉड मुसद्दिक मलिक साहब ने अपने बड़ों के नमक का किया। उन्होंने 15 जुलाई का जो हमें लॉलीपॉप दिया है, देखेंगे कि इस बार भी कुछ इस पर होना है या नहीं। हालांकि हमें पता है इस बार भी कुछ नहीं होगा। कराची आ जाते हैं। कराची में के इलेक्ट्रिक नामी ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको मैं कहता हूँ ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ पाकिस्तान, टर्मिनोलॉजी अजीब सी है लेकिन इदारा भी कोई बहुत अच्छा नहीं है। के इलेक्ट्रिक का दावा हवा हो गया। 900 मेगावाट का बिन कासिम पावर प्लांट 3 काम ही शुरू न कर सका। ये वो पावर प्लांट है जिसका इफ्तिताह साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, साबिक वज़रा खुसरो बख्तियार और अली जैदी बाकायदा नहायत शान के साथ, पूरे रियासती तमतराक के साथ, पूरे जाओ जलाल के साथ कर चुके, लेकिन इस वक्त तक प्रोडक्शन सिफर है। कराची में जो इस वक्त हो रहा है, तर्जुमान के इलेक्ट्रिक कह रहे हैं कि इस वक्त शॉर्टफॉल 250 मेगावाट से बढ़कर 400 से 500 मेगावाट तक जा पहुंचा है, जिसके बायस रात में मजबूरन लोड शेडिंग की जा रही है। मैं खुद एक कंपनी का मीडिया एडवाइजर रह चुका हूं, मुझे मालूम है कि नौकरी के लिए ये सारे झूठ बोलने पड़ते हैं। इसलिए मान लीजिए कि तर्जुमान के इलेक्ट्रिक जो कह रहे हैं, इससे बड़ा झूठ इस सदी में नहीं बोला गया। मैं जहां रहता हूं वहां वो एरिया, कुछ एरिया कम से कम किसी न किसी हद तक लोड शेडिंग फ्री था। वहां के इलेक्ट्रिक का खसारा न होने के बराबर था। और वहां पर भी लोड शेडिंग हो रही है, जहां पर पहले कभी होती नहीं थी। बहुत शुक्रिया नूरुल आलमीन साहब आपके वक्त का। नज़ीर लगारी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मुझे मोहम्मद कामरान को दीजिएगा इजाजत। आने के बाद अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।